पहरेदार होते हैं। हमारी खबर और आपका असर, हमारी नजर और आपका शहर, हर खबर पर हमारी पहल, खबर के मुकाम तक हमारा सफर, खबर को हम अंजाम देते हैं। भुला दी गई खबर को नाम देते हैं, खबरों से हम जोड़ते हैं आपको, खबरों से हम जगाते हैं देश को। सुबह दोपहर शाम हो या रात, हर जगह हर समय हम खबरों के साथ। हमारी खबर सिर्फ शोर नहीं है, क्योंकि सवाल आपका है। समय 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 जमाना और था, ये जमाना और है। बालक और महादेव को दर्शकों तक पहुंचाने में आप लोगों का भी काफी हाथ रहा है। आई एम सिंगर ऑल्सो। सवाल करती हैं 2 घंटे स्क्रिप्ट लिए बैठी रहती हूँ, सेट पे आती हूँ तब तक लाइन्स नहीं आती। मैं पुलाव बनाती हूँ, मुझे अच्छा ही लग रहा है क्योंकि सभी को अच्छा लगेगा। मसाला तो बहुत बार खाया होगा, देखने का मजा लेना चाहेंगे? अब देखिए टीवी मसाला। टीवी मसाला, टीवी मसाला, टीवी मसाला, टीवी मसाला देखिए सिर्फ समय पर, समय पर। चर्चा का एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री पद की चर्चा और दावेदारी सत्ता तो बीजेपी खेमे में चल रही है। बहुत तरह के अंदाजे लग रहे हैं। थैंक यू। कभी सियासत तो कभी समाज, हर रोज सामने होती है कोई न कोई ऐसी ही बड़ी चुनौती। सिस्टम नींबू और मिर्च क्यों बन रहा है? दिल्ली को बहुत बड़ा उदाहरण बनकर पेश होना होगा। दूसरे सियासी समीकरण है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। रात 9 बजे के इस मंच पर सामने होते हैं बड़े बड़े दिग्गज। जल्दी से बताइए, मोदी के प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हैं? कोई हमसे सवाल करे वो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखे। वो दोनों कबड्डी का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम मुद्दा बनाते हुए कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। यहाँ मुद्दे उलझते नहीं, सुलझते हैं। यहाँ देश भर को झकझोर कर रख देने वाले और दुनिया भर के अखबारों की सुर्खी बने दिल्ली गैंगरेप केस में आज एक अहम दिन है। निर्भया गैंगरेप केस में अदालत आज दोपहर 12 बजे के बाद अपना फैसला सुनाएगी। निर्भया के कातिलों की किस्मत का फैसला आज साकेत कोर्ट में होगा। और हमारे साथ उषा ठाकुर जी हैं और उनसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस बहुत ही अहम फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? उषा जी, आपको क्या लगता है कि आज का जो ये फैसला आने वाला है, ये आने वाले दिनों में महिलाओं की जो स्थिति है इस वक्त जो बेहद खराब मानी जा रही है, उसमें एक बहुत ही बड़ा अहम रोल निभा सकता है? बिल्कुल अहम रोल निभाएगा, क्योंकि 6 दिसंबर को जिस दिन ये कांड हुआ था, उस दिन अगर सरकार कड़ाई से संज्ञान ले लेती, इन लोगों को सब कुछ ताक रखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट और राजनीति चाहे तो सब कुछ कर सकती है, जब वो हर एक कानून बदल सकती है, कुछ भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो जनता के पक्ष में क्यों नहीं? तो अगर वो इन लोगों को सजा देती, कड़ा सा कड़ा रुख अपनाती, तो शायद उसके बाद जो लगातार इतनी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं तो वो नहीं होती, क्योंकि आज दुष्कर्मी भी जो हैं वो निडर हो गए हैं और महिलाएं डर गई हैं इस देश की, पुरुष डर गए हैं, पिता डर गए हैं, क्योंकि सरकार का ये रवैया रहा है। और अभी मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि उस लड़के को मात्र 3 वर्ष की सजा मिलेगी, क्योंकि कानून भी अपने दायरे में है। सरकार तो उस दायरे से निकलना ही नहीं चाहते। एक लक्ष्मण रेखा जो है, जो वो अपनी पार्टी और कुर्सी को बचाए, उसके बाद जनता के लिए कोई मतलब नहीं, जनता सिर्फ वोट देने के लिए है। तो वो सरकार और इस सब को ताक में रखते हुए इसको सजा जो मिलेगी 3 वर्ष की, उसमें जनता हताश होगी, दुखी होगी, निराश होगी और सोचेगी हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा। और सरकार यही चाहती है कि जनता चुप रहे, मूक रहे और इनके शब्द ना निकले हमारे खिलाफ, क्योंकि वो अक्सर ही तानाशाही का प्रयोग उन्होंने जनता पर किया है, तानाशाह बनी है, मौलिक अधिकारों को ताक पर रखा है, संविधान का गला घोटा है।
तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उषा जी, हमें न्याय की कोई इस बार उम्मीद नहीं है। सड़कों पर लोग उतर आए, जनता इस बार सड़कों पर थी और जाहिर तौर पर ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में जब जनता वोट देने के लिए जाएगी तो ये जरूर याद रखेगी। आपने कहा कि जनता से वोट देने के लिए इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार लोग सोचेंगे वोट देने से पहले, ऐसा लगता है हमें। लेकिन इस बीच ये बहुत जरूरी है क्योंकि कानून में जो बदलाव किए गए हैं उसको देखते हुए क्या आप ये मानते हैं कि कानून में जिस तरह डेथ पेनल्टी जो है आईपीसी में अब लाया गया है रेप के लॉ में, आपको लगता है इसे अमल में लाया जाएगा और अगर लाया जाता है तो इससे बड़ा बदलाव होगा? बिल्कुल, इसको अगर लाया जाए तो इससे बड़ा बदलाव होगा क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट जो कई देशों में है, जैसे अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ और पाकिस्तान, नाइजीरिया और बहुत से ऐसे देश हैं जहां जुवेनाइल एक्ट के दौरान अगर जो वो बहुत ज्यादा दुष्कर्म या गलत आपराधिक प्रवृत्ति में है तो उसे कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाती है। तो ये जिस दिन दे दी जाएगी तो लोग डरेंगे महिलाओं पर नजर उठाने से, कुछ करने से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा कदम सरकार उठाएगी क्योंकि उस लड़के के मामले में आपने देखा होगा कि उसको जुवेनाइल करार करने के लिए पूरा गांव पहुंच गया सर्टिफिकेट ले लेकर कि ये अभी बालिग नहीं है। दूसरा, उसका प्रिंसिपल भी पहुंच गया। तो एक समय ऐसा था कि जबकि कोई एक गलत काम करता था सभी लोग उसका बहिष्कार करते थे, समाज करता था, पंचायत करता था, परिवार के लोग करते थे। तो इससे वो डरा रहता था कि मैं अगर गलत करूंगा तो मेरा बहिष्कार होगा। लेकिन आज तो इस गलत आदमी का साथ उसका गांव, उसका सबको ही उसका साथ दे रहा है, तो वो तो उसका और भी मनोबल बढ़ेगा। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरा मामला, इसमें सामाजिक बहिष्कार होना बहुत जरूरी है। और आपने कहा कि अगर ये जो बदलाव किया गया है कानून में, इसमें इसको अमल में नहीं लाया जाता तो इस बदलाव की शायद जो जरूरत है या जो अहमियत है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो यहाँ उषा जी आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ी इतनी अहम चर्चा में, आप इसका हिस्सा रही, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और इस बीच हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी और नीलम कटारा, और इन दोनों से भी हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आप में से पहले मैं नीलम जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ। नीलम जी, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस मामले ने तूल पकड़ा है बहुत ज्यादा और इतने बड़े स्तर पर इस मामले को उठाया गया, आज 9 महीने गुजर चुके हैं, लंबे इंतजार के बाद जो है वो सामने आ रही है, जबकि स्पीडी जस्टिस की बात शुरुआत में हुई थी। आपको लगता है 9 महीने के इंतजार के बाद अब ये फैसला आएगा, ये उतना ही रेलेवेंट, उतना ही अहम रहा है जितना कि अगर ये पहले आता तो रहता? देखिए, अगर जितनी जल्दी आ जाता है फैसला, उतनी जल्दी जो आम आदमी है वो करेक्ट कर पाता है फैसले और जो भी हुआ है उसके बीच में। मगर हमारे देश की परिस्थिति देखते हुए ये देर नहीं हुई है, क्योंकि जो प्रोसेस है उसको भी कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। जो गवाह है उनको सुनना होता है। बट हाँ, एक एडजर्नमेंट मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी बार दिए गए। हमारे यहाँ थोड़ा ये जरूर होता है कि वकील कभी कभी छोटी बातों पे एडजर्नमेंट ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि बात को टाला जा सके। नहीं तो अभी भी अगर फैसला जो है वो सही आए और सजा पर्याप्त मिले तो डेफिनेटली लोगों पर इसका असर पड़ेगा और आगे के लिए ये क्राइम रुकेगा या कम होगा। बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे कानून में बदलाव किया गया और शायद इस मामले की महत्ता इसलिए भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक जो मामला सामने आया, अगर वो मजबूर कर देता है कानून में बदलाव करने के लिए, तो जरूरत ये भी है कि उस बदलाव को अमल में लाया जाए, खासकर जब इसी केस का जो निर्णय है वो सामने आने वाला है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो निर्णय सामने आएगा उसमें ये जो बदलाव है वो अमल में लाए जाएंगे? देखिए भाई, ये कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। मगर डेफिनेटली अगर रेप के बाद डेथ हो जाती है तो सजा से भी मौत की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सही मायने में अगर हमें सोसाइटी में मैसेज भेजना है और आगे रेप रोकने हैं या कम करने हैं तो इसमें जो है वो डेथ पेनल्टी कोर्ट दे। इसके अलावा मांग ये भी उठ रही है कि अपने पड़ोसी देशों में या फिर दूसरे विदेशों में जिस तरह की सजाएं दी जाती है वो शायद और ज्यादा कड़ी है और इसीलिए इस तरह के गंभीर मामले वहां पर रिपीट नहीं होते। तो ये रिपीटेटिव मामले जो सामने आ रहे हैं, आपको लगता है इसमें हमें दूसरे देशों से सीख लेने की जरूरत है?
देखिए, अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, कहीं पे कैस्ट्रेशन होता है, तो ये विचार करने वाली बात है। मैं नहीं सोचती, क्योंकि इसमें आदमी फ्रस्ट्रेट होकर शायद दूसरे किस्म के क्राइम करने लग जाए। मैं सोचती हूँ कि अगर जो जघन्य अपराध है उसमें मैक्सिमम पेनल्टी डेथ है, और इसलिए मृत्यु दंड ऐसी जैसी ये विभत्स घटना है, शायद इससे विभत्स और तो मैं तो नहीं सोच सकती, कम से कम कुछ और हो सकता है। तो अगर मृत्यु दंड दिया जाएगा और जल्दी दिया जाएगा, और फिर ये सिर्फ यही नहीं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी तुरंत ये मुकदमा जाके आगे जाए, ताकि इस साल के अंत तक सजा दे दी जाए, तो उसका पूरा असर पड़ेगा। बिल्कुल, तो नीलम जी का मानना है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट इस मामले में दी जाती है तो ये सबसे ज्यादा विभत्स होगी, लेकिन ये कड़ा जो फैसला होगा ये आने वाले समय में जरूर प्रभाव डालेगा। जो इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर अगर हम बात करें तो नीलम जी, इसके अलावा अगर मैं याद करूं तो शायद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड दिया गया था अमेरिका की ओर से निर्भया को, बहुत देर हो चुकी थी खैर, लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम इसकी बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा हुई है इस मामले की, और खासतौर से अगर कई देशों में जो है वहां की ओर से प्रतिक्रियाएं आई है इस मामले से जुड़ी हुई। आपको क्या लगता है कि भारत में इस तरह के मामले उसके बाद रुके तो नहीं है, ये तो लगातार चलते जा रहे हैं, तो अगर हमें एक लगाम कसनी है उसके लिए जरूरत क्या है? देखिए, मामले नहीं रुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो जो है दिक्कत वो ये है कि हमारा कानून, जब हमारे नेताओं की और बात आती है, संसद सदस्यों के लिए या असेंबली के सदस्यों के लिए, तो वो रेप कर ले, मर्डर कर ले, कुछ भी कर ले, मगर वो बैठ सकते हैं जब तक उनको पूरी तरह से सजा नहीं होती। मतलब जब अक्यूज्ड है तब उनको नहीं हटाया जाएगा, अगर लोअर कोर्ट ने उनको सेंटेंस भी कर दिया तो वो अपील करेंगे और फिर भी उन्हें बैठने दिया जाएगा। तो ये जो संकेत या संदेश जा रहा है समाज में वो ये है कि जब हमारे लिए ऐसे लोग बैठ के कानून बना सकते हैं, मतलब इनमें इतनी नैतिकता है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि ये गिल्टी हो गए अगर लोअर कोर्ट ने कह दिया, मगर नैतिकता के उस पे इन लोगों को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग गिल्टी हो, और इलेक्शन नहीं लड़ पाना कोई सजा तो नहीं है। इसलिए जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक समाज में कभी ये मैसेज नहीं जाएगा, और आदमी सोचेगा कि देखो शायद हम भी नेता ही बन जाए तो छुट्टी हो जाए, और उसके बाद तो कंप्लीट हमें वो मिल जाएगा कि हम जितनी बार जो क्राइम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नीलम जी, आज 4 जो आरोपी है इस मामले में, जो 4 मुलजिम है, उन पर फैसला आना है क्या वो दोषी पाए जाते हैं या नहीं, लेकिन इस बीच जिस जुवेनाइल को सिर्फ 3 साल की सजा हुई है वो काफी सुर्खियों में रहा है मामला, उस पर आप क्या राय रखती है? उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। इस समय जो कानून है शायद उसमें उससे ज्यादा नहीं हो सकती थी, मगर उसको दोबारा देखने की जरूरत है उस कानून को। और मैं सोचती हूँ कि ये ट्रायल जो है ये रेगुलर कोर्ट में ही चलना चाहिए था, जहां पर एक्चुअली जज है, और फिर वो ही डिसाइड करे कि इसको सजा इसके क्राइम को देखते हुए क्या औरों के बराबर मिले या कम करके कम मिले। और फिर जुवेनाइल कोर्ट में भी 3 साल तो बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता कि जुवेनाइल कोर्ट में जजेस होते हैं, सोशल वर्कर्स डिसाइड करते हैं, तो शायद वो हर एस्पेक्ट उसी गंभीरता से न देख पाए जितना एक रेगुलर कोर्ट देखता है। ट्रायल सबका संग चले और फिर उसकी उम्र देखते हुए और क्राइम का नेचर देखते हुए सजा उसको कम ज्यादा थोड़ी मिल सकती है, जो वयस्क क्रिमिनल्स को मिले, वयस्क क्रिमिनल्स को मिले। नाबालिग आरोपी से जुड़े एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन इस बीच नीलम जी एक खबर हम दिखाना चाहेंगे। दिल्ली गैंगरेप पर पूरे देश की नजर है और अब फैसले का दिन है, ऐसे में आगरा के लोग क्या सोचते हैं ये सुनते हैं। जी ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ऐसे लोगों को तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए सरकार को, और अपना कानून और मजबूत करना चाहिए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि आगे से ऐसा कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे कि हमारे कानून में ऐसा प्राविधान आ गया है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्राविधान है कि कम से कम फांसी। मुझे लगता है उन लोगों को फांसी देनी चाहिए, और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो होनी चाहिए, और लड़कियों की सुरक्षा पर पावन कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। लड़की के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इससे तो मेरी राय है कि उसे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को। तो बीच रोड पर सब उन्हें बिल्ले हड्डे वगैरह जो भी मारना चाहे उन्हें मार सकते हैं, और
इतनी पूरी सजा मिलनी चाहिए कि आज तक जो भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो ऐसा दोबारा फिर कर सके। I think that stringent laws would, be able to stop all this gang rapes and everything. For this, everything begins from home. So parents need to inculcate good values in their kids. They need to teach their kids to respect each and everyone. And that's how I think it'll, end or it'll decrease. It's a very horrible crime that they've committed. I think they should be hung. That's when we get justice. Thank you. Life imprisonment, but then again that's only 14 years, so that really doesn't make sense. But I would like them to remain in prison for a lot more than 14 years. If it was me, I would have definitely castrated those people, but I don't think it's fair enough to do something like that. But severe punishment, fast track courts need to be quickly done, and yeah, people really need to be punished because we don't see anything happening. More and more rapes have been happening, and yeah, the element of fear has not been installed in these people. I think they should get capital punishment because once you give a capital punishment, fear will be installed in people's mind, and that won't happen because every other day you hear a rape case, maybe not as brutal as that, but you do hear about it, and the only way to stop it is capital punishment, and it should be something very severe, and people should remember it and be scared of doing such things. और यहाँ हमारे साथ हमारी खास मेहमान रंजना कुमारी जी भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रंजना जी, जिस तरीके से यहाँ हमने सुना, ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो ये कहती हैं कि कानून सख्त होना चाहिए। हम मानते हैं कानून को सख्त करने की जरूरत है और जो सजा है वो कड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि महिला की सुरक्षा के लिए जो मेजर्स होने चाहिए, जो तरीके होने चाहिए, उनमें भी बदलाव की जरूरत है, उसमें और ज्यादा अटेंशन जो है वो होनी चाहिए, पुलिस की भी, सरकार की भी, और इसके अलावा भी कोई ऐसे तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं? आप क्या सोचती हैं? देखिए, बनाया गया है, शायद ये यंग लोग हैं जो आपके चैनल से बता रहे थे, तो जानकारी नहीं है कि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये पूरा एक तरह से कानून खड़ा बनाया गया है, लेकिन कानून से खड़ा बनाना अपने आप में काफी नहीं है। कानून को लागू किए जाने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी, अभी हम हैदराबाद और भुवनेश्वर गए और वहाँ की सारी संगठनों से हम लोग मिलकर आए, वहाँ ही पता चला ना तो कानून के बारे में ठीक से जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि कोर्ट के अंदर जो लोग बैठते हैं पर फैसला करने के, उन सबको पूरी तरह से कानून के बारे में अभी जानकारी नहीं मिलती है। तीसरी बात ये है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, और पुलिस की व्यवस्था सिर्फ दिल्ली में दुरुस्त करने से काम करने वाला नहीं है। आपने बदले की घटना देखी, लगातार घटना झारखंड, बिहार, आपके देश के हर कोने कोने में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो खाली दिल्ली की पुलिस सुधारने और उनको जबरदस्त करने का प्रोग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा। पूरे देश के अंदर व्यवस्थित ढंग से जबरदस्त की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। एक दिन की कोर्ट से भी काम करने वाला नहीं कि मानसिकता बदलने का सवाल है, और सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, मानसिकता भी बदलनी बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को और जागृत करें। नीलम जी, आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या कानून व्यवस्था में परिवर्तन, यही सब कुछ काफी है, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस जो है नई नई योजनाएं लेकर आए या नए नियम लागू किए जाए? देखिए, सभी कुछ संग में होना पड़ेगा। कानून बदलना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर पुलिस, सबसे पहले तो हमारे देश में पुलिस वालों की संख्या बहुत कम है। वो जो बताई है यूएन में या जो और देशों में है कि 1 लाख पर इतने होने चाहिए, उनका शायद आधा भी नहीं है। तो पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो प्रॉपर पेट्रोलिंग कर सके, ताकि क्रिमिनल डरे कि अगर हमने इस तरह का कुछ किया तो हम मौके पर ही पकड़े जाएंगे। जैसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कह दिया था कि क्राइम तो घरों में होता है इसलिए हमें पता ही नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि पता होना पड़ेगा। घर में क्या हो रहा है वो भी पता होना पड़ेगा, क्योंकि सोशल वर्कर्स जो है वो इतने इन्वॉल्व होने चाहिए हर एरिया में, और इतने होने चाहिए कि वो मालूम कर सके। इसलिए ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स सोशल चेंज, माइंडसेट चेंज, ये सब कुछ आना है, मगर इन चीजों में टाइम लगेगा। फिलहाल तो इलेक्टोरल लॉज में चेंज आना है कि जो हीनियस क्राइम से के लिए अक्यूज्ड है वो किसी तरह से भी हमारे लिए कानून बनाने की जगह पर नहीं बैठे, क्योंकि उसका बहुत डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है, वो इंसल्ट है इस देश के नागरिकों के लिए। और दूसरी बात कि कोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए। फास्ट ट्रैक करने तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस में उतना टाइम चाहिए। नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ाए ताकि बहुत सारे केसेस एक संग सुने जा सके। कुछ जगहों पे जैसे किया है शिफ्ट्स होनी चाहिए, 24 घंटे कोर्ट्स में सुनवाई हो।
24 घंटे कोर्ट्स में सुनवाई हो। और ये बहुत अहम बात जो आपने यहाँ पर उठाई वो कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट होने से नहीं चलेगा, कोर्ट कितने हैं ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपका जो मामला या जो कोई एक केस है उसकी सुनवाई कितनी जल्द पूरी होती है। रंजना जी, आपका हम रुख करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव हम आज की तारीख में बात कर रहे हैं जिन बदलावों की, उसका असर कब तक दिखेगा? क्योंकि ये माना जाता है अगर हम सामाजिक सोच को बदलने की बात करें तो उसमें तो बहुत लंबा वक्त लग जाता है। अभी जो है जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें आपको लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रह सकती है? कोई एक प्रक्रिया चलेगी और दूसरी नहीं चलेगी, इसका सवाल है। समय लगेगा ना लगे, समय तो लगेगा ही। कोई मानसिकता रात भर में नहीं बदलती है। मानसिकता बदलने के लिए पूरी पीढ़ी की जरूरत होती है परिवर्तन लाने के लिए, तो वो प्रक्रिया ठीक करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में मैं कहूंगी कि तमाम जो सुझाव हमारे सामने आज भी आप सुनेगी और पहले से भी हम लोग बोलते रहे हैं, इनका मतलब कभी निकलेगा जब आप पूरे समाज के जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो अकाउंटेबिलिटी टेक करें, उनको अकाउंटेबल बनाए, उनको जिम्मेदारी उन पर निश्चित होनी चाहिए कि जो काम उनके जिम्मे दिया गया है उस काम को क्या वो लोग कर पा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या देश में जिस परिवर्तन की प्रक्रिया की जिम्मेदारी संसद और विधायिकाएं लेती हैं, क्या वो प्रक्रिया चल रही है देश के अंदर। तो ये सिर्फ बार बार हमारे सुझाव देने से काम चलने वाला नहीं है। ये सरकारों को दुरुस्त करने का काम जो वहां बैठे हुए लोग हैं उनको आप बैठे उनसे पूछिए कि आखिर ये जो परिवर्तन है ये कब आएगा, कब देश के अंदर, क्योंकि यही लोग हैं जो बागवान में जाकर सम्मिलित होते हैं, यही लोग हैं जो पंचायतों में जाके बैठते हैं, यही लोग हैं जो उनके वोट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के न सिर्फ अपराधियों को बल्कि इस तरह की मानसिकता को जो समाज के मन को बिगाड़ रहा है, समाज के सोच को बर्बाद कर रहा है, इस तरह की मानसिकता के लोगों को राजनीति से बाहर किया जाना चाहिए और उनको किसी भी हालत में संसद और विधायिकाओं में नहीं बैठने दिया जाना चाहिए। और यहाँ आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत अहम बातें आपने यहाँ पर बताई हैं। ये चर्चा हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हम यहाँ रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलो उठा अपना ठेला, दफा हो जाए यहाँ से, चल। अपन कहीं नहीं जाने वाले साहब। जो तुझे क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए? नहीं साहब, पर जैसे आप ड्यूटी करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। बहुत बोल लिया, देख रहा है डंडा है? चल निकल ले यहाँ से, चल हवा खा। अपन को खाने का नहीं खिलाने का शौक है साहब। गोलगप्पे और सब, ये परमिशन भी है बेचने के लिए, तो खिलाना। पथ विक्रेता अधिनियम एक और ऐतिहासिक कदम होगा। ये 1 करोड़ से भी ज्यादा फेरी वालों को जीविका चलाने का कानूनन अधिकार देगा। 14 साल की उम्र से ऊपर का व्यक्ति अपने निजी कस्बा विक्रय समिति में खुद को पथ विक्रेता रजिस्टर कर सकेगा, जिससे वो विक्रय परिक्षेत्र में व्यवसाय कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन विधेयक को 17 अगस्त 2012 को मंजूरी दी और विधेयक संसद में विचाराधीन है। अपना हक लेना जरूरी है। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के मोम वाला वीनस सोप अब त्वचा को गुनगुनाने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फैसले का दिन आ गया है, आज फैसला आना है। दिल्ली गैंगरेप पीड़िता को आज इंसाफ मिलेगा या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नीलम कटारा और रंजना कुमारी दोनों जुड़ी हुई हैं, उनसे हम लगातार चर्चा करें। लेकिन इस बीच हमारे साथ संवाददाता प्रीति पांडे भी जुड़ गई है, साकेत कोर्ट पर मौजूद है। प्रीति, जिस तरीके से इस बार इस पूरे मामले की तहकीकात की गई है, हालांकि अगर हम भारतीय व्यवस्था की बात करें तो इसे काफी फास्ट माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 9 महीने का वक्त लगा और इस दौरान पुलिस ने जिस तरह
के सबूत इकट्ठे किए वो काफी नया था, क्योंकि दांतों के से काटने के जो निशान थे उसकी भी जांच की गई, उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई। उसके अलावा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिंगापुर से हुई है उसकी भी अगर हम बात करें तो काफी दबाव नहीं सही, लेकिन पुलिस ने काफी नए तरीके से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया। प्रीति से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच नीलम जी आपसे हम जानना चाहेंगे, हम जिन सबूतों की बात कर रहे हैं वो जुटाए गए, पुलिस ने काफी मेहनत की है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन आपने ये भी बात उठाई थी कि पुलिस का जो रोल है इस तरह के मामलों में उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस का रवैया ठीक नहीं रहता है इस तरह की जो विक्टिम्स होती है उनके साथ। देखिए, ये तो हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं और पुलिस ने ये सब तरीके लगाए साक्ष्य जोड़ने के, और टेक्नोलॉजिकली वो ज्यादा साउंड है, और शहरों में तो इतने टेक्निकल मीन्स है ही नहीं, तो साक्ष्य जो है वो नहीं हो पाते। अमेरिका वगैरह में अगर कहीं क्राइम होता है तो मोबाइल फोरेंसिक लैब होती है, जिसमें पूरी फोरेंसिक लेबोरेटरी पहुंच जाती है जहां पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हम इन सब मुद्दों पे बहुत पीछे हैं। जहां तक पुलिस के रवैये की बात है, वो उसी समाज से आते हैं, तो अगर समाज में विचार कुछ जो होगा वही पुलिस का भी विचार होगा। इसलिए पुलिस को भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। पुलिस वालों की संख्या बढ़ाई जाए, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग दी जाए, और जब उनका रिक्रूटमेंट भी हो तो उसमें एटीट्यूडनल टेस्ट भी हो। उनकी एप्टीट्यूड क्या वो इस योग्य भी है कि औरों की रक्षा कर सके। सिर्फ कुछ एकेडमिक सा इम्तहान लेके कि कितना पढ़े क्या पढ़े, वैसे ही पुलिस, चाहे पुलिस वाले हो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ सारी भर्ती उसी पे, टीचर्स की भी। तो जो आदमी का एटीट्यूड क्या है वो कहीं नहीं देखा जाता है। तो सही व्यक्ति पुलिस वाला बने, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, और कई बातें और भी है जो कि पुलिस रिफॉर्म्स में कही गई हैं, मगर हमारे नेतागण लाने को तैयार ही नहीं है पुलिस रिफॉर्म्स। वो तो पुलिस अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इस केस में तो बस अच्छी बात यह है कि जो अक्यूज्ड है वो किसी नेता के रिश्तेदार या खुद कोई नेता नहीं है, नहीं तो मालूम नहीं इस केस का क्या होता। तो इसलिए पुलिस और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जो आईओ होता है, और ये तो केस विशेष तरह से ट्रीट किया गया, नहीं तो नॉर्मल केस में जो आईओ होता है वो कानून व्यवस्था भी देखता है, इन्वेस्टिगेशन भी देखता है, सिक्योरिटी भी देखता है। इसलिए हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन कमजोर हो जाता है, और फिर गवाह कमजोर पड़ते हैं, और फिर देखा जाता है कि लोग बच जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद पुलिस रिफॉर्म्स की है। पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत पर जोर दे रही है नीलम। और रंजना जी, इस बाबत आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है पुलिस का जो ये रोल है इसमें सुधार लाने की जरूरत है, लेकिन किस हद तक? देखिए, सबसे पहले तो जो पुलिस की ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग महिलाओं के प्रति हो रहे क्राइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नीलम जी ने तमाम सुझाव आपके सामने रखे ही हैं पुलिस के बारे में। तो ये एक तरह से पुलिस व्यवस्था में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो इन्वेस्टिगेशन है, चूंकि इस मामलों में एक तो ये पब्लिक प्लेसेस के मामले हैं, लेकिन जो परिवार के अंदर होता है, और खासतौर से डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून बना उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए साइकोलॉजिकल क्राइम है, जो औरत को मानसिक प्रताड़ना देने की बात कही गई है, तो उसके लिए क्या वेरविदौल है प्रूव करने के लिए पुलिस के पास, कैसे वो उसको, क्या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट, साइकियाट्रिस्ट का इंटरवेंशन, और ये सारी बातें। और फिर जो क्राइम, जो क्रिमिनल हैं, जो इस तरह की क्राइम औरतों के प्रति कर रहे हैं, उनके प्रति हमारे सामने कोई भी रिसर्च, कोई भी शोध, कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं कि आखिर किस मानसिकता के तहत इतना ज्यादा जघन्य अपराध औरतों के प्रति हो रहा है और क्यों बढ़ रहा है, और जो लोग ये अपराध कर रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं, कहाँ किस बैकग्राउंड के लोग हैं, किस तरह की उनकी मानसिकता बनती है, किन कारणों से वो मानसिकता बनती है। तो जो अपराधी है उसके बारे में भी जानकारी जब तक पुलिस के पूरी नहीं होगी, वो पुलिस ही जरूर जानती है कि कहाँ चोर है, कहाँ डकैत है, कहाँ पर क्रिमिनल है, कहाँ मर्डरर है, ये सारी जानकारी पुलिस की सोच पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आखिर इस तरह के मामलों के साथ किस तरह डील किया जाए। प्रीति संवाददाता हमारी साकेत कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, जिस तरह के साक्ष्य इस बार जुटाए गए, हम उन्हीं की बात कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ने की है उसमें काफी कुछ नई चीजें जुड़ी हैं, जैसे कि दांतों से काटने के निशान जो शरीर पर पाए गए उनकी जांच की गई। पहली बार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सिंगापुर में डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत की गई, कोर्ट रूम में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। जी बिल्कुल, काफी एविडेंस जुटाए गए और इसी वजह से इस पूरे मामले में 87 ऐसे जो गवाह थे वो पेश किए गए, जो सरकारी
पक्ष की तरफ से रखे गए थे। इसमें तमाम डॉक्टर्स की जो टीम थी जो निर्भया का इलाज कर रही थी, इलाज के दरमियान उसे किस किस तरह के जख्म से किस तरह की चोटें थी और किस तरह का उसको ट्रीटमेंट था, उसकी लाइफ को क्या क्या उस वक्त डेंजर थे और किस किस तरह से सारी चीजें हुई, इन सब चीजों के एविडेंस दिए गए थे। सिंगापुर के जिन डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट किया और पीएम में क्या कुछ निकला था, ये सारी चीजें भी नॉर्मली केसेस में अगर बात किया तो पीएम की रिपोर्ट जरूर होती है, लेकिन इससे पहले के जो एविडेंस थे बहुत कम केसेस में जुड़ते हैं और इस केस में क्योंकि इसका इस्तेमाल किया गया, लिहाजा ये केस इसीलिए एक मिसाल होगा और आने वाले तमाम ऐसे केसेस के लिए एक मिसाल बनकर रहेगा जिसके आधार पर आगे के शायद केसेस का जजमेंट किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट की, तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया अगर उसके बाद भी 9 महीने का वक्त लगा तो थोड़ा डिले जरूर है, लेकिन अगर डिले के बाद भी जो जजमेंट है वो बिल्कुल ऐसा आता है जो ऐतिहासिक मिसाल के रूप में सबके सामने आए, ताकि आगे कोई भी इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देने की हिमाकत ना कर सके, तो शायद बात बनेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, सभी लोगों की निगाह दिल्ली के साकेत कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट पर टिकी हुई है और तकरीबन 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला देगी। कन्विक्शन की बात साफ हो रही है क्योंकि एक फॉर्मेलिटी भर है, क्योंकि जो जुवेनाइल आरोपी था, जुवेनाइल आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोषी माना और उसके बाद सुधार गृह में भेज जाने की बात कही गई। लिहाजा एक केस में क्योंकि जुवेनाइल था, लिहाजा इस वजह से वो बच गया, लेकिन अगर दोषी करार वहां पर दिया गया है तो जो बाकी सारे को एक्यूज्ड हैं उन्हें टेक्निकली अगर देखा जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी दोषी ही मानेगा, क्योंकि को एक्यूज था और सबके कमोबेश एक ही तरह के कृत्य थे। तो कुल मिलाकर के जो फैसला है वो क्या आना है, क्वांटम क्या होगा, बस अब ये एक देखना रह गया है कि अदालत इस पूरे मामले में जो सजा मुकर्रर करती है वो क्या होगी, क्योंकि जितना समय लगा, पूरे देश में हंगामा हुआ, चारों तरफ प्रदर्शन हुए, उसके बाद कई तरह के एक्ट्स बने। और कहीं ना कहीं लग रहा है, जिस तरह आपने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भले ही 9 महीने लग गए, लेकिन जो साक्ष्य जुटाए गए उनमें काफी मेहनत की गई है। और आपने बात की जिस तरह प्रदर्शन भी किया गया, जनता सड़कों पर उतरी। रंजना जी, आपको क्या लगता है कि ये सोशल प्रेशर की वजह से ही हुआ है कि इतनी छानबीन के बाद इतने मजबूत साक्ष्य जुटाए गए और पुलिस की भूमिका यहाँ मजबूत नजर आई? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर समाज में जो गुस्सा था और जो सड़कों पर हम सब लोग उतरे थे, उसके चलते ये दबाव बना था और वर्मा कमीशन भी उसके चलते ही बना और आज ये केस में। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ इस एक केस के कारण बाकी और केसेस में ये सब कुछ ना हो तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो 90,000 केसेस लंबित हैं उनमें सभी महिलाएं को न्याय मिलना चाहिए और सभी महिलाएं और उनके परिवार के लोग उस न्याय का इंतजार वर्षों से कर रहे हैं। तो कम से कम अब एक व्यवस्था सामने आएगी कि 9 महीने के अंदर ये पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया, विटनेसेस को सुना गया और अब अंत में फैसला आने वाला है। फैसला तो निश्चित तौर पर आने वाला है 12:30 बजे, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि इस फैसले में क्या सजा होगी इसकी तरफ लोगों का ध्यान है। सजा तो निश्चित होगी, क्योंकि सजा, जैसा कि आपकी पत्रकार ने भी वहां से कहा कि सजा तो निश्चित होगी, लेकिन सजा किस तरह की होगी और तीनों को किस तरह की सजा मिलेगी कि तीनों मिल करके उस जुल्म में शामिल थे। तो ये बात कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ एक केस के लिए बना दिया जाए, क्योंकि हजार लोग, लाखों लोग देश के अंदर, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के हर हिस्से में सड़कों पर उतरे थे, तो फिर तो शायद सरकार फिर महिलाओं के साथ अन्याय करेगी, क्योंकि बाकी जो केसेस हो रहे हैं और आने वाले समय में उनको रोकने के लिए जरूरी है कि जितने केसेस लंबित हैं तत्काल उन सबको फास्ट ट्रैक में डाला जाए। और फास्ट ट्रैक की व्यवस्था चूंकि अब एक बार सामने आ चुकी है, तो जितने महिलाओं पर हो रहे क्राइम है उनको फास्ट ट्रैक में डालते हैं, उन पर यहाँ एक बार फिर से जरूरत है यही बात दोबारा कहने की कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डालने हैं इसी तरह के सभी मामले, तो यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो संख्या है उसमें भी इजाफा करना बहुत जरूरी होगा, जैसा कि नीलम जी ने कहा था। नीलम जी, कुछ देर पहले हम जुवेनाइल की बात कर रहे थे, जो नाबालिग आरोपी होते हैं उनके साथ हम कहीं ना कहीं जिस तरह ये बिल्कुल बर्बरता से ये वारदात जो थी वो की गई थी, उसके बावजूद 3 साल की सजा यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। और कुछ ऐसा ही मामला जब मुंबई में सामने आया, कुछ मिलता जुलता है, मुंबई में भी गैंगरेप हुआ और वहां पर भी एक आरोपी नाबालिग निकला। तो आपको क्या लगता है कि नाबालिग जो इस तरह के मामलों में होते हैं या इस तरह की वारदातों में शामिल होते हैं, उनके लिए एक अलग से कानून बनने की जरूरत है?
देखिए, नाबालिग होना, जुवेनिलिटी जो है उसको भी दोबारा से देखना होगा, क्योंकि कोई एक ये कंटिन्यूम होता है। कभी कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई बाद में थोड़े देर में मैच्योर होता है। तो एक लाइन खींच देना, स्पेशली इस किस्म के क्राइम जैसे रेप है या फिर ब्रूटल मर्डर कोई करे, तो उस बात को देखना, क्राइम को देखना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या इसका बिहेवियर मैच्योर था, एडल्ट था, और फिर सजा दी जाए। और ये कानून में चेंज आने बहुत जरूरी है। एक तो ये 18 साल की जब एज रखी गई थी, उससे अब बहुत परिवर्तन आ गया है बच्चों के डेवलपमेंट में भी। एंड फॉर स्पेशल केसेस मेरे ख्याल से ये ट्रायल होना चाहिए। रेप के लिए ट्रायल रेगुलर कोर्ट में होना चाहिए और रेगुलर कोर्ट का जज ही डिसाइड करे कि क्या पनिशमेंट इसको उतनी ही मिले जितनी एक एडल्ट को मिल रही है, या जुवेनाइल होने के नाते इसको कम सजा मिले और क्या मिले। मेरे ख्याल से इतने हीनियस क्राइम्स के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। वहां छोटे क्राइम्स जो बच्चे करते हैं कि भाई चोरी कर ली या कुछ चाकू छुरा किसी को भोग दिया, वहां तक ठीक है, मगर जैसा इसका पूरा बिहेवियर रहा है, इसमें तो जुवेनिलिटी का सहारा इसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल। और जब इस नाबालिग के खिलाफ सिर्फ 3 साल की सजा की बात सामने आई तो निर्भया के माता और पिता को सबसे बड़ा धक्का लगा था। हम आपको यहाँ याद दिला रहे हैं। रंजना जी, क्राइम को देखा जाए इस तरह के मामलों में या क्रिमिनल की एज को देखा जाए, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्राइम के मुकाबले क्रिमिनल की एज ज्यादा जरूरी है जानना? देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो बना वो दुनिया में जब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और उनको आसानी से पुलिस गिरफ्तार करके उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार कर रही थी, इसके लिए ये रोक लगाई गई कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी तरह की कानून को भंग करता है, कोई अन्याय अपराध करता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए और वो सजा जुवेनाइल जस्टिस के तहत मिलनी चाहिए। लेकिन बाद में हम लोगों ने ये बात भी, और दुनिया में ये भी तय हुआ कि 14 साल तक की उम्र अगर है जिसमें कि एक बहुत ग्रूसम क्राइम, बहुत हीनियस क्राइम करता है अगर कोई जो कि नाबालिग है, तो फिर उसके नेचर ऑफ क्राइम को कंसीडर किया जाना चाहिए। और एक छोटे से अमेंडमेंट से ये बात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डाली जा सकती है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो बोर्ड है वो ये फैसला करे कि इसके बारे में कि केस का नेचर ऑफ क्राइम क्या है, कितना जघन्य है अपराध, कितना भयानक है अपराध, और उस अपराध को देखते हुए फिर वो उस केस को कोर्ट के सामने भेज सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये बात लगातार हम लोगों ने भी कही थी। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में और उम्र के बारे में इतनी जल्दीबाजी में, इतना बिना सोचे समझे फैसला नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल की उम्र दुनिया में तय की गई है तो उसको माना जाना चाहिए। लेकिन नेचर ऑफ क्राइम को देखते हुए अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, आपको मालूम है इंग्लैंड में एक केस हुआ था जिसमें 2 बच्चों ने मिलकर के अपने एक ही घृणित तरीके से, जघन्य तरीके से मारा था। तो उन दोनों जो कि खुद बच्चे थे, 13 साल और 14 साल के, 12 साल 13 साल के थे, उनको भी बहुत कड़ी सजा कोर्ट ने दी वहां के, और वो नॉर्मल कोर्ट ने सजा दी। तो ये दुनिया में इस तरह के एविडेंस है, क्योंकि लॉ जो है वो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एविडेंस के बेसिस पर चलता है। तो दुनिया के इन एविडेंस को लेते हुए नेचर ऑफ क्राइम को कंसिडर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। प्रीति, आप यहाँ मानेंगे कि किसी तरीके से, क्योंकि बहुत असंतोष दिखाई दिया ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को लेकर जनता में और खासतौर से निर्भया के माता पिता में, तो आपको लगता है शायद इसीलिए भी बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा है इन 4 आरोपियों पर आने वाले फैसले का? देखिए, बिल्कुल जो जुवेनाइल को लेकर के सजा या फिर कहें कि उसे जो सुधार का समय दिया गया, हालांकि वो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका था जब तक ये फैसला आया, लेकिन क्योंकि जिस वक्त उसने ये एक्ट किया था उस वक्त उसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम थी, लिहाजा उसको इसका बेनिफिट मिला। और जो जुवेनाइल्स के लिए कानून बना है उसके मुताबिक 3 साल ही ऐसे किसी भी कृत्य के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है जो कि सुधार गृह में होती है, ना कि जेल के कारागार में, वो उसे सुनाई गई। अगर बात की जाए संतोष की, तो जाहिर तौर पर अगर किसी के परिवार के किसी सदस्य के साथ इस तरह की घटना हुई होगी तो वो गंभीर से गंभीर जो सजा हो सकती है, जो जितने सीरियस सजा हो सकती है, उसका इंतजार करते हैं। और शायद यही वजह है कि अब जुवेनाइल के मामले में जो हो गया शायद परिवार खामोश है, लेकिन जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उन्हें क्या सजा दी जाएगी, इसी का इंतजार सबको है। हालांकि अगर बात की जाए
कि जुवेनाइल के मामलों में ऐसा क्या कुछ होना चाहिए, जैसा कि हमारे तमाम जो माननीय गेस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि एक रूल होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरह का उसने अपराध किया है, उसको देखने के बाद, उस गंभीरता को देखने के बाद ये फैसला होना चाहिए। इस चीज को लेकर के भी याचिका लगाई गई थी कि जो मानसिक स्थिति है उस वक्त अपराध करने वाले की, वो किस लेवल की थी, वो देखना जरूरी होगा कि क्या वो मैच्योर हो चुका था, क्योंकि जो इस तरह का एक्ट कर रहा है वो मैच्योर डेफिनेटली है और इसे देखना जरूरी होगा। लेकिन क्योंकि अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इसे नहीं माना गया, लिहाजा इस मामले को जुवेनाइल की तरह ही ट्रीट किया गया और जुवेनाइल को सिर्फ 3 साल के सुधार गृह में भेजे जाने के ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन क्योंकि उसको दोषी माना गया, लिहाजा इसी वजह से जो बाकी चारों आरोपी हैं, राम सिंह का मामला सबको पता है कि राम सिंह की मौत हो चुकी है, लेकिन जो बाकी बचे हुए चारों आरोपी हैं उनको क्या और किस स्तर की सजा दी जाती है, ये सबसे अहम होगा। दोषी तो करार दिए ही जाएंगे, ये तय है, क्योंकि अगर कोई एक्यूज जो जुवेनाइल था उससे सजा दी जा चुकी है सुधार गृह में भेजे जाने की और उसको दोषी माना गया, तो जो बाकी एक्यूज हैं वो भी दोषी ही साबित होते हैं। सिर्फ 17 गवाह थे उनकी तरफ से पेश किए गए, जो शायद उतने नाकाफी थे इस पूरे केस में। जो बाकी एविडेंस थे वो मैच हुए पुलिस की तरफ से जो रखे गए थे, लिहाजा केस बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह के एविडेंस इकट्ठे किए गए, बच पाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। ऐसे में सिर्फ पनिशमेंट क्या, कितनी और किस तरह की, यही सबसे अहम होगा। बिल्कुल, आरोप कई लगाए गए हैं, जैसे कि गैंग रेप हुआ, डकैती या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश या फिर अप्राकृतिक कृत्य, इस तरह के जो आरोप है वो सभी लगाए गए हैं, बेहद संगीन आरोप है और उसको देखते हुए ये तो साफ है कि दोषी जरूर पाए जाएंगे, लेकिन किस स्तर की सजा मिलेगी इसी पर सबकी नजर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीति आपका। और नीलम जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं उस नाबालिग की जिसको सजा सिर्फ 3 साल हुई और उसे लेकर बहुत असंतोष था। जब हमने आईपीसी में जो है संसद में बैठकर हमारे जो नेता हैं उन्होंने बदलाव किया, लॉज में बदलाव किया, तो क्या जरूरत ये नहीं थी कि ये जो जुवेनाइल लॉ है इसमें भी बदलाव किया जाता? देखिए, जरूरत तो मैं मानती हूँ कि है और शायद वर्मा कमेटी ने सजेशंस जो आए थे उनके पास उस पर विचार किया और ये सजेशन शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, नहीं आया था। तो इसको अब ये नहीं हो पाया है, मगर आगे के लिए इसको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा और पर्याप्त समय देकर इसके ऊपर विचार किया जाए और फिर करा जाए, क्योंकि 3 साल जुवेनाइल होम में रहने पे तो उसको लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं और बहुत ही छोटी चीज की और मैं बाहर निकल के कोई कारण नहीं है कि वो फिर ऐसी चीज ना करे। माइंड में उसके ये बात जाएगी नहीं कि उसने कोई बहुत ही बुरा, बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। और दूसरी बात, जो जुवेनाइल होम्स है उनका भी रिफॉर्म बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग के पास खबरें आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मुझे नहीं लगता कि वहां इस लड़के में कोई बहुत कुछ सुधार होगा, क्योंकि वो बहुत सारे और बच्चों के संग रखा जाएगा जिनकी मैच्योरिटी भी उतनी नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है कि उनके ऊपर बुरा असर पड़े। जी रंजना जी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत थी? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ज्यादातर इस तरह के घिनौने जो अपराध हैं जो सामने आ रहे हैं उसमें जो आरोपी होते हैं उनकी एज अब और कम होती जा रही है, नाबालिग आरोपी बहुत निकल रहे हैं और मुंबई में भी ऐसा गैंग रेप मामला सामने आया था, उसमें भी 2 नाबालिग आरोपी थे। बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की घटना में काफी सारे ऐसे आरोपी सामने आए हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि समाज में जो ये फैसले होते हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना और दुनिया में हर जगह बना, यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को कहा दुनिया के सामने कि बच्चों पर बहुत अत्याचार हो रहा है और बच्चों के अत्याचार को रोकने के लिए इस तरह का कानून बना। तो एकदम तत्काल अब चूंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ी और हम लोग कह ही रहे हैं, सारे लोग जो सोच समझ के समाज में इस बात को कह ही रहे हैं और जस्टिस वर्मा के सामने भी ये बात कुछ लोगों ने रखी थी, शायद नीलम जी शायद नहीं उस बात को ध्यान दिया होगा उन्होंने, लेकिन रखी गई थी। लेकिन वो बात शामिल इसलिए नहीं की गई क्योंकि जो राइट्स ऑफ चाइल्ड है वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, दुनिया में चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन बना है। लेकिन अपराध अगर जघन्य है, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर अपराध जघन्य है तो उस अपराध के लिए निश्चित तौर पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा और होना चाहिए और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह अधिकार दिया जाए कि वो ये असेसमेंट करे कि अपराध किस तरह का, फिर उस केस को वो नॉर्मल कोर्ट को फॉरवर्ड कर दे। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है और इसको किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को समाप्त करके और सारे बच्चों को क्राइम में डाल के और उनको उसी तरह से, क्योंकि देखिए
बच्चों की वल्नरेबिलिटी होती है। आप छोटे बच्चे को पकड़ लाइए और आप उसे कहलवा दीजिए, आप उसको मार पीट के उसको कुछ भी कर लीजिए, उसके साथ तमाम उनको सोडोमाइज करते हैं। अभी जो जुवेनाइल जस्टिस होम का हाल है, आपको तो पता है कि कितनी बुरी तरह से वहां पर बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है, उनको अच्छे से रखा नहीं जाता है, उनके साथ हर जगह से रिपोर्टें आई हैं। और खासतौर से अगर लड़कियां जुवेनाइल है तो फिर तो उनके साथ रेप के तमाम अत्याचार होम के अंदर ही हुए हैं। तो इसलिए ये एक सोच समझ की बात है और मैं निश्चित तौर पर मानती हूँ कि परिवार को ही नहीं, हम लोग को भी इस बात का सदमा पहुंचा है। बहुत ही ज्यादा गुस्सा मन में है कि 18 साल की उम्र हो जाने के बावजूद उसको जुवेनाइल समझा गया और उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत ही ट्रीट किया गया, उसके नेचर ऑफ क्राइम को नहीं देखा गया। तो ये परिवर्तन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंटैक्ट रहे, 18 साल की उम्र में रहे, लेकिन नेचर ऑफ क्राइम अगर इतना जघन्य है तो फिर वो नॉर्मल कोर्ट के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसको रेफर कर दे। मैं तो ये मांग हम लोगों ने रखी है। तो अपराध की जघन्यता देखनी बहुत जरूरी है, हालांकि सोच समझकर फैसला लेना होगा और इसके लिए मंथन बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजना जी आपका। और इंसाफ के इंतजार में है देश। अब कुछ ही पलों का अब वक्त बचा हुआ है, करीब 12:30 बजे माना जा रहा है कि फैसला आएगा कोर्ट का, और किस तरह का इंसाफ किया जाता है इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। नीलम जी हमारे साथ बनी हुई है, यहाँ रुक रहे हैं बस एक ब्रेक के लिए।